भविष्य के सभी शिक्षकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। साथियों, यह ऐसा टॉपिक है जहां से आपके सीटेट एग्ज़ाम में 15 अंक की पेडागोजी आने वाली है। और यदि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये समझिए आप लोग ईवीएस पेडागोजी में 15 में से 15 अंक लेकर आएंगे। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पेडागोजी करवाऊंगा। इसके लिए आपको हमारी कंप्लीट क्लास देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की जो अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या होती है इसमें आसपास की जानकारी और घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने के अवसर हमें मिलने चाहिए। तो ऐसा हमें दिया है ऑप्शन बी में, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो ये तो विशेषता होनी चाहिए। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये भी विशेषता होती है। यह वास्तविक कहानियों और घटना को शामिल करती है, ये भी विशेषता होती है। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। और यदि आप सीटेट की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहा गया है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सबसे सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पर छात्र कोई भी गलती करता है तो सबसे पहले टीचर को क्या चाहिए, टीचर को यह प्रयत्न करना चाहिए कि छात्र से उसका रीजन पता करना चाहिए और उसके बाद उसे परामर्श देना चाहिए। अब यहाँ पर वो क्या है, दत्त कार्य जमा नहीं करता है। तो यहाँ पर शिक्षक का कर्तव्य है सबसे पहले उसकी अनियमितता का रीजन पता करे, उसके बाद उसको परामर्श दे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, अनियमितता का कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। देखिए, बर्फ निर्माण हम प्रदर्शित कर सकते हैं कक्षा में, वाष्प बिंदु कर सकते हैं, और बर्फ से तरल निर्माण ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, कोहरा निर्माण। तो कोहरा निर्माण को हम कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि कोहरा निर्माण के लिए हमें धुआं तथा कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि कक्षा में संभव नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या समाधान विधि होती है इसका गुण क्या होता है, ये लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, सही है, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता। तो ये तीनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है। यदि आपको पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाना है तो इसके लिए क्या अनिवार्य होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप लोग शैक्षिक भ्रमण के लिए किसी भी ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय है
एवं किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या किसी भी उद्यान का आप भ्रमण शामिल कर सकते हैं आप लोग शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत। क्योंकि शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है। तो समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की जो विधि है वो है केस स्टडी विधि, जो हमें दिया है ऑप्शन सी में। देखिए, जो केस स्टडी विधि होती है इसमें क्या होता है, अलग अलग स्थितियों के अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है इसमें, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिससे बालक का उचित उपचार किया जा सके। इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो कक्षीय अधिगम है उसको क्या है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जो हमें दिया है ऑप्शन बी में। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि यदि आप कक्षा का जो अधिगम होता है इसको आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं तो इसमें जो अधिगम होता है उसमें बहुत ही लाभ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथ ही प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए, जानवर हमारे साथ ही, उसको इस प्रकरण से परिचित कराना है, बताना है कौन सी युक्ति इसमें से सबसे अच्छी होगी। तो देखिए, जानवरों की उपयोगिता तथा जानवरों का हमारे जीवन में क्या लाभ है, इससे संबंधित आपको एक फिल्म प्रदर्शित करके आप कक्षा में जो आपके छात्र हैं उन्हें जानवर हमारे साथ ही प्रकरण से अच्छी तरह से परिचित करा सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी में कहा गया है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन होता है इससे प्रत्यक्ष अनुभव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए शैक्षिक भ्रमण बहुत ही इसमें लाभदायक होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। आपको क्या है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाना है, उसमें हर विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता आपको उसमें करनी है। तो इसके लिए सबसे प्रभावी क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाएंगे। उसके बाद आप लोग वो विद्यार्थियों को वितरित करेंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे इन कार्डों को आप खाद्य श्रृंखला के क्रम अनुसार लगाएं। जैसे आपने उन्हें 3 कार्ड दिए, एक में घास, दूसरे में क्या है चूहा, तीसरे में क्या है बिल्ली। तो क्या होगा, सबसे पहले घास, उसके बाद घास को कौन, चूहा खाएगा, फिर चूहे को कौन खाएगा, बिल्ली खाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो यदि आपको बीज अंकुरण की अवधारणा को बेहतर तरीके से पढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीज बोने, उसके बाद अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करें और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन डी में बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा दिया हुआ है। ये बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने 11 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों
तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीटेट 2020 टीचर अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।